अगर मैं कहूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में इस बुक से लास्ट 10 इयर्स में 70 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग शायद मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों, आज जिस बुक को हम कंप्लीटली कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, आप कह सकते हैं कि यह बुक यूपीएससी की फेवरेट बुक है, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहां से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इस बुक का डेटा एंड डायग्राम्स मेंस की आंसर राइटिंग में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और जिस तरीके से हम आज इस बुक को कवर करने जा रहे हैं, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। और हम इस बुक को विद इन 1 आवर कवर कर लेंगे। साथ ही रेफरेंस के लिए आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देखते समय इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इस बुक के चैप्टर्स को नीचे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहते हैं डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ल्ड में इंडिया के लोकेशन की। देखिए, हमारा भारत इक्वेटर के टोटली नॉर्थ में लोकेटेड है। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन को ग्रीनिच मेरिडियन भी कहा जाता है, उसके ईस्ट में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट का पार्ट है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट का पार्ट है, मे बी यूएसए पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट का। इसके साथ साथ क्योंकि इंडिया और इसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं वो एशिया के साउथ में लोकेटेड है, इसीलिए इन देशों को हम साउथ एशिया के देश भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और जो ऐसे देश हैं इंडिया के आसपास के, वो हिमालयाज और उसकी सब रेंजेस द्वारा एशिया से सेपरेटेड हैं और एक समय पर गोंडवाना का हिस्सा थे, और समय के साथ धीरे धीरे नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होने से वो एशिया में आकर टकराए। तो दोस्तों, इंडिया नॉर्थ से साउथ कश्मीर टू कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। और इसी चीज के ऊपर, इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर यूपीएससी ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर्स की। देखिए, इंडिया अपना सबसे लंबा लैंड बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096.7 किलोमीटर लंबा है। सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है चीन के साथ, जो कि 3488 किलोमीटर लंबा है। थर्ड लॉन्गेस्ट पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर्स। नेक्स्ट नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर्स का। उसके बाद म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर्स का। उसके बाद भूटान के साथ है 699 किलोमीटर्स का। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर्स का। इसके अलावा इंडिया के काफी सारे मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हैं। पाकिस्तान के साथ है, मालदीव्स के साथ है, श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो म्यांमार के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है, और लास्टली इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंडिया के एक्सटेंट की। देखिए, जब आप इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो दोनों ही अबाउट 30 डिग्रीज हैं। यानी कि अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लैटिट्यूड्स खींचे तो आप 30 लैटिट्यूड्स खींच पाएंगे। ऐसे ही अगर आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लॉन्जिट्यूड्स खींचने की कोशिश करें तो टोटल आप 30 लॉन्जिट्यूड्स खींच पाएंगे। लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस नापें तो वो 3214 किलोमीटर्स का है। एंड अगर आप अरुणाचल के सबसे ईस्टर्न पॉइंट और गुजरात के वेस्टर्न पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नापें तो वो 2933 किलोमीटर्स का है। ये डिफरेंस क्यों आता है? देखिए लैटिट्यूड्स के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है, यानी कि ऑन एन एवरेज लैटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वहीं जब आप लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूड्स पोल पर मर्ज होती हैं, एंड जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं लॉन्जिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। तो आइए बात करते हैं इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं लेटिन गा एक्रोनिम से। देखिए, एल से है लद्दाख। लद्दाख के अंदर अगर आप देखें ऊपर, इंडिया ईस्ट ऑफ किलिक पास इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, ये पॉइंट आज के टाइम पर पाकिस्तान के कब्जे में है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन एडमिनिस्टर्ड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल है। इसी प्रकार से इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप मेन लैंड की बात करते हैं तो वो केप कमोरिन है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में। लेकिन दोस्तों, सदर्न मोस्ट पॉइंट निकोबार में पड़ता है।
ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया इंदिरा कोल से लेकर इंडिया पॉइंट तक एक्सटेंड होता है। ऐसे ही अगर आप सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऐसे ही जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात के कच्छ में है, गुहार मोती, जो कि सर क्रीक का पार्ट है। चलिए दोस्तों, एक और आपको बात बता दूं कि इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कंचनजंगा माउंटेन की पीक है, जो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पॉइंट भी है, और इंडिया का लोएस्ट पॉइंट है केरला का कुट्टानाड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया की इतना बड़ा एक्सटेंट है, 30 डिग्री लॉन्जिट्यूडल स्प्रेड है, इसकी वजह से 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है तो उसके 2 घंटे बाद लगभग लगभग गुजरात में सूरज उगता है, लेकिन दोनों जगह पर टाइम सेम होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा है सुबह 4 बजे, तो गुजरात के अंदर सुबह 4 बजे गुप अंधेरा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ने ये रिकमेंड भी किया है कि इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया में क्यों 2 टाइम जोन्स नहीं है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही दूसरी बुक्स को भी कवर करना चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक्स के। दोस्तों, इतने बड़े लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के बावजूद हम एक सिंगल टाइम जोन फॉलो करते हैं, और जो हमारा टाइम जोन है दोस्तों, वो 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट की मेरिडियन पर लोकेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 5 मेजर इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि वर्ल्ड में किस कंट्री में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कंट्री रशिया नहीं है। और दोस्तों, इसी लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से आपको इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। देखिए, इंडिया के बीचों बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ वाली लाइन है। ये लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए म्यांमार चली जाती है। इस लाइन के साउथ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, और नॉर्थ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट क्लाइमेट कहा जा सकता है। और दोस्तों, इस क्लाइमेट के साथ साथ आपको इंडिया में लैंडफॉर्म, सॉइल्स एंड वेजिटेशन में भी काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं अब इंडिया के साइज की। देखिए, इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से ऊपर सिर्फ और सिर्फ रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। साथ ही साथ 2.4% वर्ल्ड का लैंड सरफेस इंडिया में है। और दोस्तों, इसी लार्ज साइज की वजह से हमें इंडिया में डाइवर्स ज्योग्राफी देखने को मिलती है। हमें नॉर्थ में माउंटेन्स हिमालयाज के रूप में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं माउंटेन से निकलती हुई मेजर रिवर्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ में आपको फॉरेस्टेड हिल्स देखने को मिलते हैं, एंड वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जा सकता है। देखिए, इंडिया नॉर्थ में हिमालय से बाउंड है। इसके साथ साथ अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहां पर हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज है, और अगर आप ईस्ट की बात करें तो वहां पर पूर्वांचल हिल्स हैं, और साउथ की बात करें तो वहां पर इंडियन ओशन है। यानी कि रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया पूरी तरीके से सेपरेटेड है। और दोस्तों, इसी वजह से आप इस रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको काफी सारे माउंटेन पासेस एंड माउंटेन्स में देखने को मिल जाते हैं, जहां से पास्ट में और आज भी मैं कहूंगा कि माइग्रेशंस हो रही हैं। खैबर पास, बोलन पास, शिपकिला पास, नाथुला पास, बोमडिला पास, ये कुछ पासेस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर हम अपने कोस्ट लाइन की बात करें तो हमारा जो मेन लैंड इंडिया है उसकी कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर्स की है, और अगर हम आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार्स को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल कोस्ट लाइन हो जाती है 7517 किलोमीटर्स की। दोस्तों, इंडिया की ये लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी का इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस देती है, एंड फॉर गॉड सेक पूरा ओशन इंडिया के नाम पर ही नेम्ड है, यानी कि इंडियन ओशन। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, और इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो।
जब सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, क्रिएटिंग पैंजिया। 200 मिलियन ईयर्स एगो पैंजिया दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट होता है। नॉर्थ वाला जो था उसका नाम था लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, और साउथ में था गोंडवाना लैंड जिसका इंडिया पार्ट था। दोस्तों यहां से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इंडिया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है और समय के साथ जाकर अंगारा लैंड में टकरा जाता है, जो कि आज के टाइम पर यूरेशिया एशिया है। दोस्तों इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के इस टकराव की वजह से आपको हिमालयाज और जो दूसरे माउंटेन्स जैसे कि ट्रांस हिमालयाज वो देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर इंडिया को दो तरीके से डिवाइड करता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल डिवीजन हैं 3 और 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। सबसे पहले समझिए कि जियोलॉजिकल डिवीजन और फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या फर्क है। देखिए जियोलॉजिकली जब आप किसी जगह को डिवाइड करते हैं तो आप वहां के रॉक टाइप, नीचे जो बेसमेंट रॉक है, नीचे की जो जियोलॉजी है उसको देखकर आप डिवाइड करते हैं। वहीं फिजियोग्राफिकली किसी जगह को डिवाइड करने का मतलब है कि आप उसके सरफेस के फीचर्स को देखकर डिवाइड कर रहे हैं। जियोलॉजिकली स्पीकिंग इंडिया को आप 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। वहीं जब आप फिजियोग्राफिकली बात करते हैं तो आप इंडिया को टोटल 6 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में है, आप देख सकते हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं। उसके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन डेजर्ट, और उसके साउथ में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है, जिसकी बाउंड्री पर यानी कि कोस्ट लाइन पर आपको कोस्टल प्लेन्स दिखाई पड़ते हैं, और साइड में अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। देखिए नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को आप 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद है मेन हिमालयाज, और उसके बाद है पूर्वांचल हिल्स। दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की तो इंडिया के अंदर 4 मेजर रेंजेस की बात की जाती है ट्रांस हिमालयाज की। सबसे पहले है काराकोरम रेंज जो कि वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट रेंज है। वो पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, इंडिया के अंदर भी है। दोस्तों K2 पीक हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन रेंज की। और साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स आपको इसी रेंज में देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड दी पोलर रीजन। दोस्तों इसके नीचे अगर आप आते हैं यानी कि आपको श्योक और इंडस रिवर क्रॉस करके नीचे आना पड़ता है, आपको लद्दाख रेंजेस देखने को मिलती हैं। और लद्दाख रेंजेस को अगर आप क्रॉस करते हैं बाय क्रॉसिंग द इंडस रिवर तो आप ज़ांस्कार रेंजेस में पहुंच जाते हैं। आपको बता दूं कि लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंजेस कोल्ड डेजर्ट रीजन है, क्योंकि नीचे हिमालयाज ब्लॉक करता है मॉनसून को, और ऊपर आप देखेंगे ऊपर से आती हुई जो विंड्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं काराकोरम्स। इसी के साथ साथ ज़ांस्कार और लद्दाख रेंजेस की जो एक्सटेंशन है उसको आप कहते हैं कैलाश रेंज, जो कि खास रूप से तिब्बत के अंदर है। दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी रेंजेस लद्दाख में हैं एक्सेप्ट दी ज़ांस्कर रेंज। ज़ांस्कर रेंज की जब आप बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। इसके नीचे आपको 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती हैं जो कि अबाउट 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। ये है द ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। देखिए ग्रेट हिमालयाज एक्सटेंड होता है नंगा पर्वत से नमछा बारवा तक। दोस्तों ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, और माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर्स के साथ। अगर आप बात करें इनकी इन मेन हिमालयाज की तो ये इंडिया के अंदर लद्दाख के अंदर है, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज पर। देखिए मिडिल हिमालयाज में आपको इंडिया के लगभग सभी हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं। शिमला हो गया, मसूरी हो गया, एक्सेट्रा। दोस्तों लेसर हिमालयाज जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहे जाते हैं, और पीर पंजाल रेंजेस एंड ग्रेट हिमालयाज के बीच में वो कश्मीर की वैली देखने को मिलती है, जहां पर आपको झेलम रिवर बहती हुई नजर आती है, मियांडर होती हुई नजर आती है माउंटेन कोर्स में, और साथ ही साथ दोस्तों वूलर लेक भी नजर आती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के आसपास के रीजन में मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज को धौलाधर रेंज कहा जाता है, और उत्तराखंड में इन्हीं को मसूरी हिल्स और नाग टिब्बा कहा जाता है। वहीं दोस्तों नेपाल में इन्हीं रेंजेस को महाभारत रेंजेस भी कहा जाता है। उसके नीचे आप आते हैं शिवालिक्स हिल्स पर। देखिए शिवालिक हिल्स लेसर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज की तरह एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। सेंट्रल हिमालयन रीजन में ये गायब हो जाती है, और उसकी जगह आपको यहां पर एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर एसएमटी उगाई जाती है, और इनको कहा जाता है द्वार फॉर्मेशंस। इसके साथ साथ दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स लोहित रिवर के नीचे से शुरू होते हैं, जिनको आप डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पथकई बुम, नागा हिल्स,
लोशाई, मीजो हिल्स और नीचे आप आते हैं तो आपको जम्पुई हिल्स और नीचे अराकन योमा रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये हेविली फॉरेस्टेड हिल्स हैं और याद रखिएगा ये इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हिमालयस के बाद दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। देखिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को क्रिएट किया है रिवर्स ने। जब इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से तो बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उस डिप्रेशन को भरा एक इन रिवर्स ने जो हिमालय से आ रही थी और धीरे 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 एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी बन गई। समय के साथ सिल्ट जमती गई जमती गई जमती गई एंड आपको आज के टाइम पर ये एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये एलुवियल प्लेन्स सबसे पहले डिवाइड किए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड किए जा सकते हैं। आप इनको पंजाब प्लेन्स कह सकते हैं जो कि सतलज यमुना प्लेन्स भी कहे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास गंगा प्लेन्स हैं जैसे कि लोअर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अपर गंगा प्लेन्स, और उसके बाद आपके पास असम प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ साथ आप इनको नॉर्थ टू साउथ में भाबर जोन, तेराई जोन, साथ ही साथ खादर और भांगर में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए भाबर जोन बिल्कुल शिवालिक की तलहटी में लोकेटेड है जहां पर आपको अनकंसोलिडेटेड कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, यहां पर खेती नहीं की जा सकती। उसके बाद रीजन आता है तेराई रीजन जहां पर रिवर्स रिसर्ज होती हैं और काफी फैल जाती हैं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स तेराई रीजन में उगाए जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो फ्लड प्लेन है रिवर का, जो हर साल जहां पर मिट्टी रिजुविनेट होती है उसको खादर कहा जाता है एंड जो ओल्ड एलुवियल वाला रीजन है उसको बांगर कहा जाता है जहां पर आपको कैल्शियरियस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं। दोस्तों ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो कि दिल्ली से शुरू होता है और एक्सटेंड होता है ऑल द वे टू कन्याकुमारी। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को आप माउंटेन्स और साथ ही साथ प्लेट्यूज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेजर माउंटेन्स की बात करें तो अरावली है। अरावली रेंज दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली रिज जो है वहां से शुरू होती है और उसके बाद एक्सटेंड होती है फ्रॉम हरियाणा टू राजस्थान एंड देन टू गुजरात। दोस्तों हाईएस्ट पीक जो है ऑफ अरावली रेंज वो है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये बता दूं कि एक ओल्ड फोल्ट माउंटेन है, यानी कि एक टाइम पर अरावली के नीचे भी दो टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही थी लेकिन अब वो दोनों फ्यूज हो चुकी हैं और ये प्रोसेस खत्म हो चुका है। इसके नीचे आप देखें तो ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन में आपको देखने को मिलते हैं विंध्यास। विंध्यास काफी ज्यादा लो हाइट के हैं दोस्तों लेकिन हेविली फॉरेस्टेड है। और आपको बता दूं कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं सतपुरा रेंजेस। देखिए विंध्यास और सतपुरा रेंजेस के बीच में आपको एक रिफ्ट वैली दिखाई पड़ती है जहां पर नर्मदा रिवर भी फ्लो करती है। दोस्तों ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सटेंड होते हैं और यहां से काफी सारी मेजर रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं जैसे कि आपकी तापी रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, नर्मदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, वर्धा वाईगंगा रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। दोस्तों हाईएस्ट पीक है कालूमार पीक, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहां पर वेस्टर्न घाट्स दिखाई पड़ते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। महाराष्ट्र में आप इनको शियाद्रीज कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक में आप इनको कहते हैं बाबा बुदान हिल्स जहां पर काफी ज्यादा कॉफी की खेती होती है। उसके बाद आप इनको नीलगिरीज कहते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला बॉर्डर पर, जिसके बाद ये माउंटेन्स गायब हो जाते हैं, एक गैप आ जाता है जिसको आप पलक्कड़ या फिर पालाघाट गैप कहते हैं, पास है एक माउंटेन। उसके नीचे आपको अन्ना मलाई हिल्स देखने को मिलते हैं और उसके नीचे आपको कार्डमम हिल्स दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको इस साइड ईस्टर्न घाट्स दिखाई पड़ते हैं। ईस्टर्न घाट्स एक कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये उड़ीसा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक एक्सटेंड होते हैं। दोस्तों नीलगिरीज जहां पर हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, वहां पर बिल्ली रंगा रेंज आकर मर्ज होती है जो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, यानी कि इसी रीजन के अंदर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मर्ज होते हैं। ईस्टर्न घाट्स का कौन सा पार्ट है? बिलीरंगा रेंज, और वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरीज एक साथ मर्ज कर जाते हैं ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। दोस्तों ये रेंजेस को ऐसे याद किया जा सकता है, साइड में मैंने एक एक्रोनिम दिया हुआ है और सभी रेंजेस जो हैं ईस्टर्न घाट्स की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और उनके बीच बीच से कौन कौन से रिवर है वो भी मैप आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। देखिए जब आप बात करते हैं शिलोंग प्लेट्यू की, मेघालय प्लेट्यू की, तो वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ असम में करबी एंगलोंग आपको देखने को मिलता है जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का, शिलोंग प्लेट्यू का, वो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से
कटा हुआ है थ्रू मालदा गैप। इस गैप को भरा है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की एलुवियल मिट्टी ने। अच्छा, इसके बाद आते हैं दोस्तों प्लेट्यूज पर। देखिए, आप सबसे ऊपर आइए, मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, जो कि एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है दोस्तों, और विंध्यास और अरावलीज के बीच में सैंडविच है। यहां पर आपको कोटा, यहां पर आपको उज्जैन, इंदौर जैसी सिटीज देखने को मिलती हैं। उसके थोड़ा सा अगर आप ईस्ट की तरफ आएं तो आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलता है। देखिए, बुंदेलखंड प्लेट्यू में झांसी, ललितपुर जैसे एरियाज हैं, और उसके बाद और थोड़ा साइड आ जाएं तो आपको भागेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर आप आएं तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है, जिसको दामोदर रिवर, हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू में डिवाइड करती है। और मिनरल रिसोर्सेज में यह सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है दोस्तों। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आपको 3 मेजर प्लेट्यूज दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले है आपका डेक्कन ट्रैप्स। देखिए, डेक्कन ट्रैप्स तब बना था जब इंडियन प्लेट और इसी नॉर्थवर्ड जर्नी में इंडियन प्लेट गुजरी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से। और जब इंडियन प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी तो एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये प्लेट्यू क्रिएट हुआ, इसलिए आपको इस रीजन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तेलंगाना प्लेट्यू भी है एंड दोस्तों कर्नाटका प्लेट्यू भी है। ये प्लेट्यूज रेड सॉइल से कवर्ड हैं दोस्तों, और ग्रेनाइट और नाइस से मोस्टली बने हुए हैं क्रिस्टलाइन रॉक से। इंडियन डेजर्ट के ऊपर देखिए, इंडियन डेजर्ट जब हम बात करते हैं तो ये गुजरात में और राजस्थान के अंदर एक्सटेंड करता है। अब ये बना क्यों है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटेशन में अरावली हिल्स देखने को मिलते हैं, जो कि पैरेलल है मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच से, और इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर मॉनसून को कैप्चर करने के लिए कोई माउंटेन्स नहीं है। दैट इज द रीजन यहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर फिर भी ह्यूमिड एयर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, बिकॉज डेजर्ट्स के अंदर हाई प्रेशर रहता है और बारिश के लिए आपको लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए ये एक डेजर्ट है। आपको यहां पर बर्चन, मशरूम रॉक्स और डिफरेंट डिफरेंट ओएसिस देखने को मिलते हैं। यहां पर बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है। कंसिस्टेंटली इट इज अ एरिड रीजन, ये बात आपको याद रखनी है। और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे लोगों ने बाउली और डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हुए हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको पलायास देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रैकिश वाटर लेक्स होती हैं और मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, और सबसे पहले है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दोस्तों, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी नैरो हैं। दे आर नोन एज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंट एक्सेप्ट द केरल कोस्ट। सबसे पहले इनके डिविजन्स को देख लेते हैं। देखिए, गुजरात के कोस्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं कच्छ कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट में। उसके नीचे महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहा जाता है। उसके नीचे आप देखेंगे तो वो कर्नाटका कोस्ट है, और मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द केरला है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका है, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु है, दैट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। दोस्तों, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, आपको यहाँ पर मेजर हार्बर्स जैसे कि कांडला, मुंबई, मर्मुगोवा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि वेस्टर्न घाट से आती हुई रिवर्स बिल्कुल स्विफ्टली फ्लो करती हैं एंड स्मॉल होती हैं, यहाँ पर नदियां डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं, और कयालाज आपको देखने को मिलते हैं, जिनको आप बैक वाटर्स कहते हैं केरला के अंदर, जहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज कोस्ट ऑफ इमरजेंस। दोस्तों, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले उत्कल प्लेन्स में, जो कि उड़ीसा में है। उसके आप नीचे आते हैं तो आपको आंध्रा प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे आपको कोरमंडल कोस्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर आपको कम हार्बर्स देखने को मिलते हैं नेचुरल। शायद 2 हार्बर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, एक है दोस्तों कृष्णापट्टनम और दूसरा है विशाखापट्टनम। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेजर डेल्टास देखने को मिलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड्स की। देखिए, आइलैंड्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल आइलैंड, जहां पर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। देखिए, अंडमान आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोको आइलैंड के चैनल है, कोको चैनल, उसके नीचे से अंडमान आइलैंड शुरू होते हैं। अगर आप अंडमान आइलैंड के ईस्ट में देखें तो आपको 2 वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नारकोंडम है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है बैरन आइलैंड। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है श्री विजयपुरम, जिसको पोर्ट ब्लेयर भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि साउथ अंडमान का पार्ट है, साउथ अंडमान आइलैंड का पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अंडमान आइलैंड 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है फ्रॉम दी निकोबार आइलैंड। और जब आप निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, जहां पर इंदिरा पॉइंट है,
वो सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसके नीचे आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलती है, जो इसको इंडोनेशिया से सेपरेट करती है, जिसको आप कभी-कभी 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। दे आर मोस्टली एटॉल एंड दे हैव अ कोरल ओरिजिन। यहाँ पर इन टोटल 36 आइलैंड हैं, जिसमें से 11 आइलैंड इनहेबिटेड है, याद रखिएगा कोई रहता नहीं है वहां पर। और केरला के कोस्ट से ये अबाउट 220 से लेके 440 किलोमीटर दूर लोकेटेड है दोस्तों। मिनिकॉय यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड है, जो और सबसे साउथ मोस्ट आइलैंड भी है दोस्तों। कवारती इन आइलैंड्स की कैपिटल है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को रेस्ट ऑफ द आइलैंड से डिवाइड करती है, और मिनिकॉय को मालदीव से डिवाइड करती है 8 डिग्री चैनल। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 बात करता है ड्रेनेज की। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स की। सबसे पहले है डेंड्राइटिक पैटर्न, जो कि ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की रिवर्स यही पैटर्न शो करती हैं। उसके बाद रेडियल पैटर्न होता है, जहां पर रिवर फ्लो करती हैं आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल हाई पॉइंट, और अमरकंटक प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू हो या फिर नंदी हिल्स कर्नाटक के, वहां पर आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेलिस पैटर्न होता है, जहां पर ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के लगभग पैरेलल फ्लो करती हैं और राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो रिवर्स हैं वो कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखाती हैं। शिवालिक से नीचे आती हुई रिवर्स भी इसी टाइप का पैटर्न दिखाती हैं। उसके बाद आती है सेंट्रल पिटल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि रिवर फ्लो इनवर्ड इनटू लेक और डिप्रेशन है, जैसे कि सांभर लेक हो या फिर मे बी मैं आपको बता दूं सोमुरारी लेक हो, वहां पर आपको इस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया की मेजर रिवर बेसिन्स की। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को देखें, यानी कि वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, टोटल 77 वॉल्यूम वहां पर कैरी करती हैं वाटर की। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा मेजर रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ऐसे ही अरेबियन सी ड्रेनेज इज 23%। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंडिया के अंदर 14 मेजर बेसिन्स हैं, जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं दोस्तों 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में आपको मीडियम ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलते हैं, और आपको बता दूं कि 2000 से स्क्वायर किलोमीटर से कम के जो ड्रेनेज बेसिन हैं उनको आप माइनर ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी इन ड्रेनेज बेसिन को हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन में भी डिवाइड करती है। अब एक एक करके हम बेसिक ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप रिवर की बात करते हैं तो आपको 5 बेसिक चीजों के बारे में याद रखना है किसी भी रिवर को तैयार करते समय। सबसे पहले है उस रिवर का सोर्स क्या है, उसका माउथ यानी कि सिंक क्या है, वो कहां गिरती है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, नंबर याद नहीं है तो अबाउट आइडिया होना चाहिए, एवरेज। साथ ही साथ वो कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी से निकलती है, और उसके ऊपर कौन सी मेजर डैम्स हैं, कौन कौन से उस रिवर पर इश्यूज चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इंडस रिवर की, जो कि कैलाश रेंज तिब्बत से निकलती है, लेक मानसरोवर के पास से अरेबियन सी में जाकर गिरती है। टोटल लेंथ अबाउट 3000 किलोमीटर की है। इंडिया के अंदर सिर्फ 1114 किलोमीटर की लेंथ है दोस्तों उसकी, और केवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी से निकलती है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों झेलम रिवर है, जो कि वेरीनाग से निकलती है जम्मू कश्मीर में, और चिनाब रिवर में जाकर गिरती है पाकिस्तान में। इसकी टोटल लेंथ 725 किलोमीटर्स की, और ये केवल जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ऐसे ही दोस्तों मैं बात करूं चिनाब रिवर की, तो मैं आपको बता दूं चंद्रा और भागा रिवर के संगम पर टांडी हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गमन होता है। वैसे जो चंद्रा रिवर है और जो भागा रिवर है वो बारालाछला पास के पास से ओरिजिनेट होती हैं, और ये सतलुज रिवर में जाकर गिरती है पाकिस्तान के अंदर। टोटल लेंथ जो है दोस्तों इसकी 960 किलोमीटर्स की है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ये है। याद रखिएगा, ये तीनों रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को दे दी गई हैं, और इंडिया बहुत ही कम पानी इन रिवर्स का यूज कर सकता है और पानी को रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो नेक्स्ट रिवर है वो रिवर है रावी, ब्यास और सतलुज। देखिए, रावी रिवर की शुरुआत होती है बता दूं बाराबंगल से, ब्यास रिवर की ब्यास कुंड से, सतलुज की रक्षस्थल लेक से, और इसकी पूरी डिटेल आपको इस टेबल के अंदर मिल जाने वाली है। देखिए, गंगा जी की बात करते हैं तो वो गंगा जी की मेन रिवर है दोस्तों, 2525 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। और मैं आपको बता दूं देवप्रयाग में भागीरथी रिवर का संगम होता है अलकनंदा रिवर से, जिसके बाद से आप इसको गंगा बोलते हैं। जो भागीरथी रिवर है उसका उद्गमन होता है गंगोत्री ग्लेशियर्स के गौमुख से, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर ये रिवर फ्लो करती है दोस्तों। टिहरी डैम, फराका बैराज कुछ मेजर डैम्स एंड बैराजेस हैं इस रिवर के ऊपर। ऐसे ही यमुना रिवर की शुरुआत होती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, और त्रिवेणी संगम जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, वहां पर यह रिवर गंगा जी में गिर जाती है। 1376 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है, जो कि गंगा जी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया के अंदर, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से यह रिवर गुजरती है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। हथनी कुंड बैराज को लेकर काफी डिस्प्यूट रहता है दोस्तों, दिल्ली के बीच और हरियाणा के बीच, वो न्यूज में रहता है। गोमती रिवर की बात करें तो गोमत ताल, फुहार लेक कहते हैं, पीलीभीत से इसका उद्गमन होता है। 960 किलोमीटर लॉन्ग रिवर लखनऊ से होकर गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर फ्लो करती है कंप्लीटली। फिर घाघरा रिवर जो कि लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है ऑफ गंगा ट्रिब्यूटरी इन इंडिया, याद रखना, मापछा छुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। एंड गाइस 1080 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रिवर है दोस्तों, जो कि चाइना से नेपाल, नेपाल से इंडिया में आती है और गंगा जी में जाकर गिरती है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो घाघरा रिवर है उसकी काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जिसको आप काली महाकाली रिवर कहते हैं। और जो काली महाकाली रिवर है ये ओरिजिनेट होती है काला पानी से, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर बनाते हुए ये जाकर गिरती है घाघरा रिवर में। देखिए घाघरा रिवर जो है उसको करनाली भी कहा जाता है और सरयू भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं गंडक रिवर पर, जिसका उद्गमन न्यूभाइन हिमल ग्लेशियर में होता है। और दोस्तों ये रिवर नेपाल से होते हुए इंडिया में आती है और बिहार में गंगा जी में गिर जाती है। ऐसे ही दोस्तों कोसी रिवर भी है, जो कि सप्तकोशी रिवर और अरुण रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर त्रिबेनी घाट से शुरू होती है नेपाल में। 729 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रिवर है दोस्तों। इसको आप सौरो ऑफ बिहार भी कह देते हैं कभी कभी, बिकॉज ये नॉर्थ बिहार में काफी ज्यादा फ्लडिंग करती है। ऐसे ही दोस्तों दामोदर रिवर है, जो कि हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस रिवर के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएंगे। ऐसे ही सोन रिवर है, केन रिवर है, चंबल रिवर है, जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, जिसका उद्गमन होता है अंगसी ग्लेशियर से, तिब्बत के अंदर ये लोकेटेड है। और दोस्तों यहां पर आप इसको बोलते हो यारलुंग सैंगपो। ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ये बात याद रखनी है आपको। और यहां पर आप इस रिवर को सियांग या फिर दिहांग कहते हैं। जिसके बाद ये रिवर पासीघाट से प्लेन्स में आती है एंड देन असम में एंटर हो जाती है, जहां पर आप इस रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। उसके बाद ये रिवर एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, जहां पर आप इस रिवर को जमुना कहते हैं, नॉट यमुना बट जमुना। ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि मोस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है इन इंडिया, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि लोहित, दिबांग, सुबानसिरी, धनसिरी एंड बैराक रिवर, जिसको आप कहते हैं मेघना रिवर इन बांग्लादेश। बात करते हैं 4 मेजर रिवर्स की ऑफ गुजरात। देखिए सबसे पहले है साबरमती, जिसका उद्गमन होता है राजस्थान में उदयपुर के पास से, अरावली रेंजेस से। 371 किलोमीटर की लंबी रिवर है एंड गांधीनगर से निकल के अहमदाबाद पहुंचती है, जिसके बाद गिरती है गुल्फ ऑफ खंबत में। दोस्तों माही रिवर की बात करूं तो विंध्या रेंजेस से, धार मध्य प्रदेश से उसका उद्गमन होता है और गुल्फ ऑफ खंबत में, ये वडोदरा में नहीं, वडोदरा के पास जाकर गिरती है गुल्फ ऑफ खंबत में अगेन। देन नर्मदा रिवर है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से उसका उद्गमन होता है। और दोस्तों गुल्फ ऑफ खंबत में अगेन ये गिरती है गुजरात में। 1312 किलोमीटर लॉन्ग नर्मदा है, याद रखिएगा, और रिफ्ट वैली में बहती है। ऐसे ही ताप्ती रिवर भी रिफ्ट वैली में बहती है, जो कि मुल्ताई की सतपुरा रेंजेस से उद्गमित होती है दोस्तों, और गुल्फ ऑफ खंबत में जाकर गिरती है। 724 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है। ठीक है, ऐसे ही उड़ीसा की 6 रिवर्स हैं, सुवर्णरेखा रिवर, बैतरनी, ब्राह्मणी, इसके नीचे आप आएंगे तो आपको महानदी रिवर देखने को मिलती है, और ऋषिकुलिया एंड वंशधारा रिवर्स हैं। नीचे और आ जाइए, आपको गोदावरी रिवर देखने को मिलती है। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, जिसका उद्गमन त्रियंबकेश्वर वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र से होता है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। 1465 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है और इंडिया के अंदर कंप्लीटली फ्लो करने वाली ये लॉन्गेस्ट रिवर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर ये बहती है, याद रखिएगा दोस्तों। जायकवाड़ी डैम, श्रीराम सागर डैम, पोलावरम डैम, दोलेश्वरम डैम इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड हैं। वर्धा, वाई गंगा, पेन गंगा और परनहिता इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंद्रावती के साथ साथ। दोस्तों याद रखना नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर,
जो महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से उद्गमित महाराष्ट्र से होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट है जो कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करती है रिवर, वो कौन सी है? जी हाँ, वो है गोदावरी, फिर है कृष्णा और फिर है नर्मदा। ठीक है, इस रिवर के ऊपर आपको अलमती, नागार्जुन सागर और श्री सलेम डैम्स देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, मूसी, तुंगभद्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है कावेरी रिवर। दोस्तों, कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि पेरिनियल है, ऑल्दो इट इज अ सदर्न रिवर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये रिसीव करती है वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। दोस्तों, ताल कावेरी से इसकी शुरुआत होती है कर्नाटका में, जो आज के टाइम पर एक डार्क नाइट रिजर्व बन चुका है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है तमिलनाडु में। 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है दोस्तों। कर्नाटका तमिलनाडु से होकर ये गुजरती है एंड इसकी एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूटरी पुडुचेरी से भी होकर, कराईकल जो उसका एक एक्सक्लेव है, वहां से होकर गुजरती है। दोस्तों, कृष्णा राजा सागर डैम, मित्तूर डैम मेन डैम्स हैं इस रिवर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा पीपापो, पेन्नार, पल्लार, पोनियार, 3 मेजर रिवर्स हैं कृष्णा और कावेरी के बीच में। और कावेरी के नीचे आप देखेंगे तो वगई एक और मेजर रिवर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए, वेदर मोमेंटरी स्टेट है एटमॉस्फेयर की, इस समय पर क्या स्थिति है वो वेदर है। लेकिन वहीं अगर आप इसी वेदर को लॉन्ग टर्म एवरेज ले लें, एटलीस्ट 30 से 50 साल का, तो आप उसको क्लाइमेट कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल। लेकिन राइट नाउ यहां पर बहुत गर्मी है, मुझे लग रहा है कि मैं चेन्नई में बैठा हूं, तो अभी जो वेदर है वो काफी ज्यादा गर्म है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन मॉनसून की। देखिए, इंडियन मॉनसून इंडिया को क्लाइमेटिकली बाइंड करता है। याद रखिएगा कि जो मॉनसून है वो इंडिया में हर जगह पे आता है, लेकिन वेरिएशंस हैं। एग्जाम्पल के रूप में बॉम्बे में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन मॉनसून की वजह से जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है और उससे उमस भी बढ़ती है, बट स्टिल गाइस कम होती है। तो यू हैव दैट वेरिएशन। दोस्तों, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे 3 मेजर सीजन होते हैं। सबसे पहले है हॉट वेदर सीजन, उसके बाद आता है आपका मॉनसून सीजन और लास्टली आता है दोस्तों आपका कोल्ड वेदर सीजन। तो इंडिया के जो सीजन्स हैं, जो क्लाइमेट है, उसको क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती है? सबसे पहले है लैटिट्यूड। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से निकलती है। नॉर्थ में आपको सब ट्रॉपिकल और साउथ में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हिमालयाज की बात करें तो वो आर्कटिक से आने वाली कोल्ड विंड्स को ब्लॉक कर देता है। देखिए, एक जगह है चाइना में वुहान, जहां से कोविड शुरू हुआ था। वुहान की जो लैटिट्यूड है वो चंडीगढ़ की जितनी है और लगभग सारी की सारी चीजें जो है वो चंडीगढ़ जैसी हैं। लेकिन चंडीगढ़ में कभी भी बर्फ नहीं पड़ती है, लेकिन वुहान में हर साल बर्फ पड़ती है। वहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो आज तक गया है वो -17 डिग्री सेल्सियस है। दैट इज जस्ट बिकॉज हिमालयाज दे प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया। नहीं तो नॉर्थ इंडिया ड्रायर भी होता और ठंडा भी होता। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि कॉन्टिनेंटैलिटी की। दोस्तों, अगर एक रीजन के पास ओशन लोकेटेड है तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन की वजह से आप देखेंगे लैंड ब्रीज सी ब्रीज तो बनती है, लेकिन ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या करती है? इट कीप्स दी वेदर मॉडरेट, यानी कि बहुत एक्सट्रीम्स में आपको यहां पर टेम्परेचर जाता हुआ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर की हाइट बढ़ाते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए हिल्स पर टेम्परेचर कम होता है और प्लेन्स में टेम्परेचर मोस्टली ज्यादा होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रिलीफ की। देखिए, आपकी जो सिटी है वो विंडवर्ड साइड पर है, किसी माउंटेन के लीवर्ड साइड पर है, उस पर भी डिपेंड करता है वेदर क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं बॉम्बे की, मुंबई की, तो मुंबई वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है। लेकिन पुणे जो है वो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स के, जहां पर बारिश थोड़ी सी कम होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम मॉनसून सीजन की। देखिए, आज तक भी हमें मॉनसून के मैकेनिज्म के बारे में सही तरीके से नहीं पता है, लेकिन मॉनसून को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, पहले के टाइम पर मॉनसून को माना जाता था कि ये कुछ भी नहीं है, दे आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ओवर अ लार्ज एरिया एंड अ लार्जर टाइम फ्रेम। यानी कि जब
गर्मियों के टाइम पर नॉर्थ इंडिया भभकता है तो नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस दौरान जो सन की पोजीशन है वो भी लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन काफी दूर होता है, इसीलिए नीचे मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये हाई प्रेशर बनता है नीचे और लो प्रेशर ऊपर। जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट होती है, लेकिन जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है एंड इट बिकम्स द साउथ वेस्ट मॉनसून। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये विंड आ रही है इसलिए आपको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। दोस्तों क्योंकि ये विंड्स आप देख रहे हैं इंडियन ओशन के ऊपर ट्रैवल करती है तो दे एक्वायर मॉइस्चर एंड इसी मॉइस्चर को ये इंडिया के ऊपर आकर डंप कर देती हैं। तो दोस्तों जब ये मॉनसून इंडिया पहुंचती हैं तो हम इसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और जो एवरेज डेट है ऑनसेट ऑफ मॉनसून की वो है 1 जून, यानी कि ऑन एन एवरेज 1 जून को केरल कोस्ट पर मॉनसून पहुंच जाती है और अबाउट 30 to 45 डेज में ये पूरी इंडिया को कवर कर लेती है। दिल्ली की एवरेज डेट है 30 जून, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट जो थ्योरी है मॉनसून समझने की वो है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो सन की एपरेंट मूवमेंट है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में रहती है और सन की इसी मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी मूव होती हैं। स्पेसिफिकली जो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो दोस्तों गर्मियों के टाइम पर जब सन नॉर्थवर्ड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इंडिया के ऊपर आ जाता है और यही लो प्रेशर साउथ से विंड्स को खींचता है। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि जो मॉनसून विंड्स हैं दे आर नथिंग बट साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दैट बिकम साउथ वेस्टर्ली अपॉन क्रॉसिंग द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों ये दोनों ही थ्योरीज जो हैं वो आज भी कंप्लीटली झुठलाई नहीं जा सकती, लेकिन जो सेकंड थ्योरी है आईटीसीजी वाली इट इज अ बेटर थ्योरी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा इसके बाद एक जेट स्ट्रीम एंड मॉनसून ऑनसेट थ्योरी भी है। देखिए ये बात कही जाती है कि ऑल दो मॉनसून आ जाता है 1 जून को लेकिन उसको 45 डेज लगते हैं पहुंचने में नॉर्थ इंडिया में। लेकिन यहां पर आती है बात जेट स्ट्रीम्स की। देखिए जेट स्ट्रीम्स को खोजा था फाइटर जेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जापान से लेकर यूएस वो जाते थे बॉम्बिंग करने के लिए और वापस आते थे। जाते हुए उनको लगता था ज्यादा समय, वापस आते हुए लगता था कम समय, बिकॉज वो जेट स्ट्रीम के अंदर फ्लो करते। जब वो उसके अपोजिट जा रहे हैं तो इट विल टेक मोर टाइम, साथ में चल रहे हैं इट विल टेक लेस टाइम। दोस्तों ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये खास रूप से आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, वहीं हेडली सेल और फेरल सेल के ऊपर आपको देखने को मिलती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखिए इंडियन मॉनसून के लिए केवल ये 2 जेट स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि अप्रैल और मई में नॉर्थ इंडिया में अच्छी गर्मी पड़ती है बट फिर भी बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस समय पर हिमालय क्या करता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है। एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ में रहती है और एक ब्रांच हिमालय के साउथ। अब जहां पर ये सदर्न ब्रांच है तो देखिए जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आप ध्यान से देखिएगा वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के ऊपर बनती है, यानी कि जहां पर ये जेट स्ट्रीम होगी उसके नीचे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि लेट मई तक ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ इंडिया के ऊपर रहती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में आप उस टाइम पर हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं। और आपको पता है कि हाई प्रेशर विंड को ऊपर उठने नहीं देता, कन्वेक्टिव करंट्स बनने नहीं देता, जिसकी वजह से आप देखते हैं दोस्तों बारिश प्रॉपरली नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों समय के साथ जैसे जैसे सन ऊपर आता है और जून का महीना आ जाता है, समर सोल्स्टिस आ जाता है, तो इंडिया के ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंप्लीटली विड्रॉ कर जाती है और जो तेजस है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो कंप्लीटली इंडिया के ऊपर आ जाती है। अब देखिए जहां पर तेजस है उसके नीचे एक लो प्रेशर है, इक्वेटोरियल लो, है ना। तो आप देखेंगे जैसे ही जेट स्ट्रीम चली जाती है इंडिया के ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वैसे ही हवा आराम से ऊपर उठ सकती है। अब हवा में नमी भी है और जैसे ही विंड ऊपर उठती है नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाती है। दोस्तों तो आपको एक सिंपल बात याद रखनी है, मॉनसून लव्स तेजस
and hates subtropical westerly jet stream. This is the theory, simple as that. इसके अलावा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मॉनसून की बारिश एक हफ्ते होती है और उसके बाद मॉनसून की बारिश खत्म हो जाती है एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा से होती है। इसको आप कहते हैं ब्रेक इन मॉनसून। ऐसा क्यों होता है? देखिए ITCZ यानी कि तेजस के अलोंग आप देखेंगे रेन बैंड्स बनते हैं, और जहां जहां ये रेन बैंड्स बनते हैं वहां वहां कन्वेक्टिव करंट्स बनते हैं एंड बारिश होती है, और दूसरी जगहों पर बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए दूसरी जगहों पर उस टाइम पर आपको मॉनसून का ब्रेक देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोल्ड वेदर सीजन की। देखिए एक बात आपको यह भी समझनी है कि 1 जून से लेकर अबाउट अक्टूबर तक मॉनसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहती है। अक्टूबर के बाद ये कंप्लीटली विड्रॉ कर जाती है और जिसके बाद आपका कोल्ड वेदर सीजन शुरू हो जाता है। कोल्ड वेदर सीजन की बात करें नॉर्थ इंडिया में तो नवंबर से शुरू हो जाता है, साउथ इंडिया की बात करें तो वो दिसंबर से शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि मॉनसून की जब हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में मॉनसून सीजन इज लॉन्गर, नॉर्थ इंडिया में मॉनसून सीजन इज शॉर्टर। तो कोल्ड वेदर सीजन के दौरान आपको नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर नथिंग बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स हैं जो कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं विद द वेस्टर्लीज टुवर्ड्स इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मच नीडेड रेनफॉल देते हैं जो कि व्हीट क्रॉप के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की जो कि मार्च अप्रैल मई का महीना होता है, जहां पर नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा तपता है और साउथ इंडिया भी काफी ज्यादा तपता है दोस्तों, बिकॉज यहां पर लोकल लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं जो कि डेजर्ट से, जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से विंड्स को खींचते हैं। तो डेजर्ट की धूल भरी हवाएं नॉर्थ इंडिया में बहती हैं जिनको आप लू कहते हैं। दोस्तों लेट समर्स में आपको लोकल प्रेशर सिस्टम्स की वजह से शावर्स देखने को मिलते हैं, थंडरस्टॉर्म जैसे कि चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, इनको हम आंधी कहते हैं, है ना। असम, वेस्ट बंगाल में आप इनको नॉर्वेस्टर्स यानी कि काल बैसाख कह सकते हैं। दे आर वायलेंट थंडरस्टॉर्म बिकॉज वहां पर एक पहली चीज हवा के अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो वो नॉर्थ इंडिया की आंधी से ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। ऐसे ही दोस्तों केरला और कर्नाटका में आप इनको मैंगो शावर्स कहते हैं और केरला में आप कभी कभी इनको ब्लॉसम शावर्स भी कहते हैं। और ये होती है इंडिया की कंप्लीट सीजनल साइकिल। अब दोस्तों मॉनसून सीजन को आप दो डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मॉनसून है और उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून है। देखिए रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है कि सन नीचे जाना शुरू होता है एंड इसीलिए इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर बनता है और नीचे लो प्रेशर बन जाता है। अब इंडिया के ऊपर से जो विंड्स हैं दे मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर, ठीक है। यहां पर आप ये भी समझिए कि ITCZ भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इंडिया के ऊपर दोबारा से नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स वापस आ जाती हैं और इसी को आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। दोस्तों ये सीजन काफी ज्यादा नोटोरियस है साइक्लोन्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए यार इंडिया की बात करें तो एवरेज रेनफॉल है इंडिया में 125 सेंटीमीटर पर ईयर। कुछ एरियाज हाई रेनफॉल एरियाज हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स, सब हिमालयाज, मेघालय हिल्स। मीडियम रेनफॉल होती है उड़ीसा, बिहार, MP, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में, और लो रेनफॉल होती है दिल्ली, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू में, वेस्टर्न राजस्थान, इंटीरियर ऑफ आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख एंड माय डियर फ्रेंड्स नॉर्दर्न गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर नंबर 5 की। दोस्तों इसकी कहानी लास्ट चैप्टर में ही शुरू हो चुकी थी, बिकॉज नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये इंडिया में आपको वेस्टर्न साइड्स यानी कि वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है ऑन एन एवरेज इन अ ईयर और टेम्परेचर होना चाहिए मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहां का जो स्ट्रक्चरिंग है पेड़ों की वो स्ट्रैटिफाइड होती है, यानी कि आपको टॉप लेयर दिखती है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलती है। और देखिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पूरे साल पानी की कमी होती नहीं है, सो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में शेडिंग करती है लीव्स की, और इसीलिए हमेशा ये आपको एक एवरग्रीन लुक देता है, इसीलिए आप इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और ट्रीज यहां पर
60 मीटर से भी ऊंचे उग सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है यहां पर रोजवुड, महागनी, एबनी, एनी जैसी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी नजर आते हैं, खास रूप से इन्हीं रीजन्स के लेस रेनी एरियाज में, जहां पर व्हाइट सीडर, हुलॉक एंड केल जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कोस्टल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, जिनको आप मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये दो टाइप के हैं, सबसे पहले मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और फिर है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में बारिश 100 टू 200 सेंटीमीटर होती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ओडिशा में, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स में देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज हैं यूपी, बिहार, पेनिनसुलर इंडिया एक्सेट्रा, जहां पर आपको तेंदू, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड जैसी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। देखिए इनको डेसिडियस फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ड्राई सीजन के जस्ट पहले ये ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी कि आप जब देखेंगे इन पेड़ों को तो ब्राउन लगता है ये जंगल ड्यूरिंग दैट टाइम। वहीं जब आप मॉनसून के टाइम पे इन जंगल को देखेंगे तो दे लुक ग्रीन बेसिकली। इन डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन के बीच में आपको एक बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलता नहीं है, तो आपको बहुत जगहों पर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली के वेस्ट चले जाएं तो आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ ग्रासलैंड्स इंटरस्पर्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप दिल्ली से ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो वहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ मर्ज होते हुए आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो आपको 50 सेंटीमीटर से लेस रीजन्स में देखने को मिलता है दोस्तों। साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड यूपी, स्पेसिफिकली बुंदेलखंड रीजन में इस टाइप के थॉर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी इंटीरियर्स में इस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बबूल, बेर, खेर, नीम, खेंजरी, पलतास, ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा वेस्टर्न घाट्स की। देखिए वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड पे आपको मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ईस्टर्न साइड पे मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वहां पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको केरला, तमिलनाडु में आप शोलाज कहते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयाज के जस्ट बेस पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं दोस्तों, आपको 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर ओक, चेस्टनट एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है पेड़ की। 1500-1750 के बीच में चीर पाइन देखने को मिलता है। 2000 मीटर्स के ऊपर आपको ब्लू पाइन, स्प्रूस, टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, बुग्याल फॉर एग्जांपल। और दोस्तों आपको 3000 से लेके 4000 मीटर के बीच में एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें सिल्वर फर, जुनिपर्स, बर्च, रोडोडेंड्रंस इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। और 4000 मीटर के ऊपर आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है, जहां पर मॉसेस एंड लाइचेंस डोमिनेट करती हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिया में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सॉल्ट मार्शेस के अराउंड, टाइडल क्रीक्स के अराउंड, मड फ्लैट्स के अराउंड, एस्चुरीज के अराउंड, डेल्टास के अराउंड, जहां पर आपको सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव्स भी देखने को मिल जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इन सुंदरी ट्रीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और इंडिया के अंदर आपको वर्ल्ड के 7% मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वेटलैंड्स की। इंडिया के अंदर 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स के वेटलैंड हैं, काफी सारी रामसर साइट्स हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं इस नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ सभी मेजर नेशनल पार्क्स को भी मैप करूं और आपके लिए मेमोनिक्स के द्वारा एक और क्लास बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताता हूं। देखिए इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं, ये एनसीईआरटी 103 नेशनल पार्क्स की बात करती है। अब देखो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है कि इस नेशनल पार्क में किस टाइप की वेजिटेशन है, तो आप रीजन के हिसाब से बता सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो नेशनल पार्क किस स्टेट में, किस रीजन में है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कोई पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस टाइप की वेजिटेशन है, तो आपको पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालयाज के जस्ट नीचे है, तो वहां पर आपको मोस्टली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन रीजन्स को हम TAL टेराई आर्क लैंडस्केप कहते हैं, जहां पर राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा, पीलीभीत नेशनल पार्क, आगे
वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ईस्टर्न राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ सरिस्का है, रणथंभौर है और नीचे आगे आ जाएं तो गिर भी है। तो इस रीजन में आपको खास रूप से ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं मिक्स्ड विद थॉर्न फॉरेस्ट। अगर आप डेजर्ट नेशनल पार्क में चले जाए तो वहां तो ऑफ कोर्स थॉर्न फॉरेस्ट ही है बिकॉज दे आर वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसी तरीके से अगर आप ईस्टर्न साइड्स में देखें ईस्टर्न घाट के तो वहां पर आपको अगेन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और वेस्ट साइड में आपको ऐसे दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जैसे कि पेंच में, सतपुरा में आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं वेस्टर्न साइड में जैसे कि फॉर एग्जांपल या फिर नॉर्दर्न साइड में जैसे कूनो पालपुर नेशनल पार्क है वो ड्राई डेसिडियस नेशनल पार्क है इंटरस्पर्स्ड विद ग्रासलैंड्स। ऐसे ही दोस्तों उड़ीसा के अंदर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, सिमलीपाल है। नॉकरेक मेघालय में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन। ठीक है, इंडिया के अंदर नमदफा नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं आप, यूपीएससी इसके ऊपर पूछ चुकी है। ऐसे ही साउथ इंडिया की जब आप बात करते हैं तो इंटीरियर वाले रीजन्स में आपको खास रूप से डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, कोस्टल रीजन्स में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इस मैप को देख लीजिएगा, इसमें मैंने हर एक चीज मेंशन की हुई है। इसके अलावा दोस्तों इन जंगलों के अंदर गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और प्रोजेक्ट हंगूल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम, हिमालयन मस्क डियर का कंजर्वेशन, इसके साथ साथ वन राइनो विजन भी है इंडिया का, टर्टल्स को भी है, एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे मैंने लिस्ट के थ्रू यहां पर दे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात उठती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की। देखिए ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आते हैं उनको हम यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जो कि इंडिया में 12 हैं। और ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स जिनको अभी तक यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो भी है इंडिया में कुछ। देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, नाग्स PK, N क्यूब, A स्क्वायर, G स्क्वायर, P स्क्वायर, K स्क्वायर, ये आपके 12 हो गए। नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक, N क्यूब। आ रही बात समझ? A अचनार अमरकंटक और अगस्त्य मलाई। ठीक है। जी से होता है दोस्तों आपका गुल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। नाग, एस से होता है दोस्तों आपका सुंदरबंस और सिमलीपाल। नाग्स, पी से होता है दोस्तों आपका पंचमणि और पन्ना। पन्ना एक रिसेंटली यूएन रिकॉग्नाइज्ड है। और के से होता है आपका कंचन डिजोंगा जो कि सिक्किम के अंदर पड़ता है दोस्तों, और के से है कंचनजंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी हैं जैसे सेशिलाम हिल्स है, कोल डेजर्ट है, कच्छ है। ठीक है, ये सब अभी तक भी, दिब्रू सिखोआ है, देहांग देबांग है, पंचमणि है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड येट। ठीक है, आइए मानस भी है सैम का। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड नेचुरल हजार्ड्स की। दिस इज चैप्टर नंबर 6, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एनसीईआरटी। डिजास्टर्स जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स शॉकिंग भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं एंड दे आर आल्सो फियर्ड। दोस्तों याद रखिएगा कि ये डिजास्टर्स मैन मेड भी हो सकते हैं और दे कैन बी नेचुरल एज वेल। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एक डिजास्टर में और एक हजार्ड में क्या फर्क है। देखिए हजार्ड एक नेचुरल या फिर एक मैन मेड इवेंट है जो कि नॉर्मलिटी को तोड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में जमीन हमेशा स्टैटिक रहती है बट भूकंप जब आता है वो एक हजार्ड है, वो हिलती है जमीन। ठीक है, लेकिन अगर ये हजार्ड की वजह से ह्यूमंस को, हमारी प्रॉपर्टी को, इकोसिस्टम्स को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो इट बिकम्स अ डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या है? एन अनडिजायरेबल ऑकरेंस outside human control, causing death, injury, damage and requiring efforts, my dear friends. अब जब आप बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, दे आर लाइक नेचुरल डिजास्टर्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल वॉर, चेरनोबिल एंड अ डिफरेंट वॉर, चेरनोबिल वॉर्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड डायरेक्ट डिजास्टर्स हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर हम लोग एक रिएक्शनरी अप्रोच लेकर चलते थे। यह डिजास्टर आया, लोग मरे, लोग तड़पे, अब जो मरे हैं उनको दे दो पैसे, जो तड़पे हैं उनको रिहैबिलिटेट कर दो एंड खत्म करो बात। लेकिन दोस्तों 1990s के बाद से इस अप्रोच में चेंज आना शुरू हुआ, शिफ्ट आना शुरू हुआ। हम एक रिएक्शनरी अप्रोच से एक प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ आ गए।
जिसकी सबसे पहली नींव रखी योकोहोमा स्ट्रैटेजी ने 1994 में। योकोहोमा इज अ टाउन, इज अ सिटी इन जापान। आज के टाइम पर वी हैव द सेंडाई फ्रेमवर्क जो बात करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास 11th की इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बुक यहाँ पर खत्म होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर करने में काफ़ी मज़ा आया होगा एंड हमने इस लेक्चर को स्टेटेड टाइम में कवर कर दिया है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट इस तरीके से आप किस बुक को कवर करना चाहते हैं। नमस्कार।